हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम द यूनिट ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स एग्जाम एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जाम। ओके, सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हमने हर एक क्वेश्चन जो इस वीडियो में कवर किया गया है वो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करके हमने यहाँ पे कवर किया है। क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगेगी। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y वेरिएबल इज 0.9 देन द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज। अगर x और y के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा 0.9 है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा? ऑप्शंस है हमारे पास 0.81, 0.90, 0.95 एंड 0.99। सो राइट आंसर विल बी 0.81। वाई? द रीज़न बीइंग, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 0.9 का जब आप स्क्वायर करेंगे देन यू विल गेट 0.81। दिस मीन्स 81% ऑफ वेरिएशन इन वेरिएबल y इज एक्सप्लेन्ड बाय वेरिएबल x। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा 1 इज ऑलवेज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना होगा? दिस विल ऑलवेज बी 0. So the right answer is 0. Why? Because a normal distribution is perfectly symmetrical around the mean. तो उसमें कोई स्क्यूनेस ही नहीं होगा, ना वो राइटली स्क्यूड होगा ना वो लेफ्ट साइड स्क्यूड होगा। ठीक है, वो जीरो होगा स्क्यूनेस उसका, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हमेशा बेल शेप कर्व होता है, दैट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल। थर्ड क्वेश्चन इज, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिक्रीजेस व्हेन sample size increases, population variance increases, population size decreases, sample mean increases। तो आंसर बहुत ही क्लियर है यहाँ पे, when the sample size increases। क्योंकि जैसे जैसे आप लार्ज सैंपल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, बिकॉज जो लार्ज सैंपल होता है वो हमारे पॉपुलेशन को ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करता है। स्टैंडर्ड एरर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। As n mean sample size increases, denominator increases, standard error decreases। Obviously जब denominator हमारा बढ़ेगा तो उससे हमारा जो निकल के आएगा स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू वो डिक्रीज होती जाएगी। सो हमारे जो एस्टिमेट्स है वो मोर एक्यूरेट निकल के आएंगे। क्वेश्चन 4, द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन इन सैंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज। वेरिएंस ऑफ द सैंपल में कितना होगा इन सैंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट पूछा है आपसे। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और राइट ऑप्शन इसका होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू 1 माइनस n। एंड स्मॉल n मीन्स सैंपल साइज, लार्ज n मीन्स पॉपुलेशन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द रिग्रेशन लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन देन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज। अगर रिग्रेशन लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना निकल के आएगा? ऑप्शन है 0, +1 और -1, अनडिफाइंड, इक्वल टू स्लोप और रिग्रेशन लाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, +1 और -1। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, व्हेन रिग्रेशन पासिस थ्रू द ओरिजिन इट इम्प्लाइज परफेक्ट डिपेंडेंस बिटवीन वेरिएबल्स। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा +1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इन नॉन पैरामीट्रिक। कौन सा टेस्ट इनमें से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है? अनोवा, का स्क्वायर टेस्ट, जी टेस्ट, टी टेस्ट। तो ऑब्वियसली जो हमारा अनोवा है, जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, ये हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट है। सो राइट आंसर बचेगा हमारा ऑप्शन बी, का स्क्वायर टेस्ट। दिस इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नेक्स्ट इज, when two variables are perfectly negatively correlated, रिलेशन लाइंस, जब हमारे दो वेरिएबल परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं तो रिलेशन लाइंस क्या रहेंगी? कोइंसाइड, परपेंडिकुलर, ओवरलैप विद बट विद नेगेटिव स्लोप और पैरेलल, क्या होंगे इनमें से? दिस विल बी ओवरलैप बट विद नेगेटिव स्लोप, मीन्स -1। ओके, सो एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे दे रखी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनमें से डिस्क्रीट होता है? नॉर्मल, पॉइजन, एक्सपोनेंशियल और काय स्क्वायर। सो द राइट आंसर है पॉइजन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हमेशा डिस्क्रीट होता है। ओके, और जो नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल और काय स्क्वायर है ये हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये डिस्क्रीट नहीं होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लार्ज सैंपल्स द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फॉलोज
पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कैस्केड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लार्ज सैंपल के लिए हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन क्या रहता है? ऑलवेज नॉर्मल। ठीक है, स्टैंटन लिमिट थ्योरम भी यहाँ पे अप्लाई होती है। मीन्स जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होता जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नॉर्मल हो जाता है, बेल शेप कर्व हो जाता है। ठीक है, और लार्ज सैंपल कौन सा होता है? जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने लिए हैं सैंपल में वो ग्रेटर देन 30 है। नेक्स्ट इज which one is not an assumption of linear regression? Homoscedasticity, normality of residuals, no autocorrelation, multicollinearity must exist। तो इनमें से कौन सा assumption नहीं है ये पूछा है, तो इसमें से ऑप्शन डी assumption नहीं है। multicollinearity must exist ये गलत है, multicollinearity नहीं होना चाहिए। ठीक है, okay, next question is if two events are independent then क्या फॉर्मूला सही होगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए? ऑप्शन नंबर बी, probability of A multiply probability of B. Next question. The degrees of freedom for a 2/3 contingency table is 2/3 contingency table की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? इसका निकलता है हमारे फॉर्मूला यूज करके n-1 इंटू r-1। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको 4 मिलेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए n-1 और r-1, या फिर आप r और c भी यूज कर सकते हो। तो 2-1 1, 3-1 2, मल्टीप्लाई करोगे 2। सो ओके, यहाँ पे आंसर हमने 4 लिख दिया है। दिस विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, 2। नेक्स्ट इज द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व बिटवीन मीन +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज अप्रॉक्सीमेटली +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन में नॉर्मल कर्व का एरिया कितना कवर होता है? ऑप्शन 99%, 68%, 95% और 50%। द राइट आंसर इज 68%। हमारा +-1 में कवर होता है। तो ये एम्पेरिकल रूल्स यहाँ पे हमारे गिवन है। नेक्स्ट आपका आता है if the coefficient of variation is 25% and mean is 40 then standard deviation is। आपको CV दे रखा है, मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा गया है, तो CV के फॉर्मूला की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास 8, 10, 12 और 15। तो सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10, ऑप्शन बी। देखिए CV का फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन के। तो यहाँ पे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, CV की वैल्यू 10 निकल कर आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो कोरिलेशन इन रिग्रेशन एनालिसिस वायलेट्स। क्या वायलेट करता है ऑटो कोरिलेशन रिग्रेशन में? इंडिपेंडेंस अजम्पशन, नॉर्मलिटी अजम्पशन, होमोसेडास्टिसिटी अजम्पशन और लीनियरिटी अजम्पशन। तो ऑटो कोरिलेशन इन रिग्रेशन हमारा वायलेट करता है इंडिपेंडेंस अजम्पशन को। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कोलमोग्रोव स्मिर्नॉव टेस्ट इज यूज टू टेस्ट। केएस टेस्ट हमारा किसके लिए यूज होता है? इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस के लिए, गुडनेस ऑफ फिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स के लिए और इक्वालिटी ऑफ मीन्स के लिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुडनेस ऑफ फिट के लिए। ठीक है, ये हमारा केएस टेस्ट हम अप्लाई करते हैं टू चेक द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्बिन वाटसन टेस्ट किसके लिए हमारा यूज होता है? मल्टीकोलिनियरिटी के लिए, हेट्रोसेडास्टिसिटी के लिए, ऑटो कोरिलेशन के लिए या फिर नॉर्मलिटी के लिए? द राइट आंसर इज ऑटो कोरिलेशन। आपको ऑटो कोरिलेशन चेक करना है कि वेरिएबल्स में अपने आप आपस में कोरिलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो हम अप्लाई करते हैं डर्बिन वाटसन टेस्ट। ठीक है, इसकी रेंज 0 to 4 होती है और अगर ये वैल्यू आपकी इक्वल टू 2 आती है इसका मतलब नो ऑटो कोरिलेशन। अगर आपकी वैल्यू लेस देन 2 है मीन्स पॉजिटिव है ऑटो कोरिलेशन, अगर ग्रेटर देन 2 है तो इट मीन्स नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। नेक्स्ट इज विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फोरकास्ट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन चेक करनी है तो कौन सा मेथड आप यूज करेंगे? एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड या फिर मूविंग एवरेज मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस या फिर क्लासिकल डिकम्पोजिशन मेथड? सो द राइट आंसर विल बी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। ये हमारा होता है शॉर्ट टर्म वेरिएंस के लिए, क्योंकि हमारे जो रिसेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको ज़्यादा वेटेज प्रोवाइड करता है। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स दैट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर इसमें क्या बनेगा? एनी डिस्ट्रीब्यूशन टेंस टू नॉर्मल एज सैंपल साइज इंक्रीज। ऑब्वियसली बाकी रीड करने की भी नीड नहीं है, इम्प्लाई होता है कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ओके, नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर इज टाइप 1 रिजेक्ट ट्रू null hypothesis और accept alternative hypothesis,
या फिर टाइप 1 एरर होती है आपकी कि एक्सेप्ट करता है नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट करता है फॉल्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? टाइप 1 एरर क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1, जब ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है व्हेन इट इज़ ट्रू। एंड जब ये हमारी ऑल्टरनेट टाइप 2 एरर कब होती है? जब ये हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेती है व्हेन इट इज़ फॉल्स। सो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल थ्योरी इज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन या डिडक्शन? द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है, सो इंडक्शन में हम क्या करते हैं? वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल ऑब्जर्वेशन, वेयर एज डिडक्टिव में हम क्या करते हैं? वी मूव फ्रॉम जनरल ऑब्जर्वेशन टू स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। A variable that influences both independent and dependent variable is called, this is called confounding variable। ठीक है, सो जो confounders होते हैं वो हमारे false relationship create करते हैं और ये हमारे independent दोनों variable को influence करेंगे। Next question is level of measurement with absolute zero is ratio scale। Ratio scale is the only scale जो हमारा absolute zero भी cover करता है। So ratio scale means जैसे आपके वेट है, इनकम है, अगर वेट ज़ीरो है इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज वेटलेस। अगर आपका इनकम ज़ीरो है इट मीन्स यू आर अर्निंग नथिंग, कोई इनकम आपकी नहीं है। सो रेशियो स्केल में जो ज़ीरो है वो भी मीनिंगफुल होता है, ज़ीरो का भी एक मीनिंग माना जाता है। नेक्स्ट इज डेल्फी टेक्निक इज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग थ्रू एक्सपर्ट ओपिनियन। नेक्स्ट इज इन फैक्टर एनालिसिस ईगन वैल्यूज रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय ईच फैक्टर। ठीक है, ईगन वैल्यू हमारी क्या एक्सप्लेन करती है? हर एक फैक्टर जो वेरिएंस एक्सप्लेन करता है उसके लिए हम ईगन वैल्यूज यूज करते हैं फैक्टर एनालिसिस में। हायर ईगन वैल्यू मीन्स मोर वेरिएंस एक्सप्लेन एंड लेस ईगन वैल्यू मीन्स लेस वेरिएंस एक्सप्लेन। तो ये 25 क्वेश्चन हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल लगा होगा। आपके नॉन में आपके कलीग्स भी अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हेल्प कर सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।